तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देखते हैं, जहां सेंकु सभी लोगों को बताता है कि डॉक्टर ज़ेनो उसके साइंस मेंटोर थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेंकु के बचपन का सीन देखते हैं, जब सेंकु 10 साल का होता है। हम देखते हैं कि वो और टाइजू कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को सेंकु के रूम में देखते हैं, जहाँ सेंकु कंप्यूटर पर कुछ पढ़ रहा होता है। तो टाइजू उससे पूछता है, मुझे नहीं पता था तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो वो कहता है, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन दिस इज अ पेन से ज्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगभग सभी आर्टिकल्स इंग्लिश में ही होते हैं, तो मुझे डिक्शनरी की हेल्प से जितना ज्यादा हो सके उतना करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल्स को पढ़कर तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा ही पता चलेगा, तो तुम अपने साथियों से इंफॉर्मेशन को शेयर करके टाइम को बचा सकते हो। और वो ये बोलते बोलते एक मैसेज को टाइप करके पूरी दुनिया के लोगों को भेज देता है। फिर हम यूएस में नासा के एक स्पेस सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ एक साइंटिस्ट अपने कलीग्स को बताता है कि हमें एक एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट से एक क्वेश्चन आया है कि अगर अंतरिक्ष काला है तो आसमान नीला क्यों है। तो एक लेडी कहती है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, उसे एक अच्छा सा आंसर देना। फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि ये वाला क्वेश्चन जापान के एक एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट से आया है। फिर वो उस क्वेश्चन को पढ़ता है और वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि ये एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे ने लिखा है, और वो उसे इग्नोर करने की बात करते हैं। फिर हम डॉक्टर ज़ेनो को देखते हैं, जो उस समय 20 साल के होते हैं, और वो सेंकु को रिप्लाई करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देकर उसे प्लेटिनम एलॉय थर्मामीटर यूज करने के लिए कहते हैं। तो फिर सेंकु उसकी प्राइस चेक करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा होता है। फिर हम देखते हैं कि सेंकु यूएस में अपने डैड के पास आ जाता है। वो उससे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता तुम मेरे लिए यहाँ यूएस आ गए। लेकिन सेंकु वहाँ उसके डैड के क्रेडिट कार्ड के लिए आया होता है, जिसके जरिए जब एक एस्ट्रोनॉट यूएस में ट्रेनिंग करता है तो वह साइंस से रिलेटेड कुछ भी सामान फ्री में खरीद सकता है। तो उसके डैड सेंकु से कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। माना ये सच है, लेकिन गूगल भी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। तभी सेंकु वापस चले जाता है। तो उसके डैड कहते हैं, तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? और पूछते हैं, तो तुम फिर से यूएस कब आओगे? तो वो कहता है कि जब क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा और मुझे उसे रिन्यू कराना होगा। फिर हम देखते हैं कि सेंकु काफी सारा सामान खरीद लेता है। तो टाइजू उससे कहता है कि ये तो काफी सारा महंगा सामान है। तो वो कहता है कि इससे कम में भी मेरा काम चल जाता, लेकिन मैं मिलने वाली हर एडवांटेज को लूंगा। इन सभी सामान और डॉक्टर ज़ेनो की ऑनलाइन क्लासेस की मदद से मैं सब कुछ रिसर्च करूंगा और सब कुछ ट्राई करूंगा। फिर हम डॉक्टर ज़ेनो को एक प्रोजेक्ट हीलियम 3 पर काम करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें सेंकु का मैसेज आता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो वो खुश हो जाते हैं। फिर हम सेंकु और टाइजू को नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर ज़ेनो का प्रोजेक्ट हीलियम रिजेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टाइजू सेंकु से पूछता है कि मुझे लगा था कि तुम रॉकेट बनाना चाहते हो, तो तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो जो रॉकेट से रिलेटेड नहीं है। तो वो कहता है कि हमें नहीं पता कि कौन सी साइंस किस चीज के लिए कब यूज होगी, और ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, इसलिए साइंस। तभी उसे डॉक्टर ज़ेनो का मैसेज आता है और वो बोलते हैं कि साइंस पावर है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें ये समझने के लिए मेरी जरूरत नहीं है कि तुम्हारा रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। साइंस की पावर से एक इंटेलिजेंट आदमी बेवकूफ लोगों को सच की तरफ गाइड करके उन पर राज कर सकता है, और यही साइंस को एक एलिगेंट पावर बनाता है। फिर हम सेंकु को देखते हैं और वो कहता है कि मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस इस दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम नासा के स्पेस सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ एक लेडी ज़ेनो से पूछती है कि अगर तुम स्टोन एज में चले गए तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि साइंस के वेपन्स बनाकर एक तानाशाह की तरह राज करता। तो वो लेडी कहती है, क्या हो अगर दूसरे साइंटिस्ट तुम्हारे अगेंस्ट हो? तो सेंकु के डैड कहते हैं, एग्जैक्टली, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई लालची कमीना जरूर आएगा जो इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहेगा, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। तो ज़ेनो कहता है कि फिर मैं उस आदमी या उस औरत का सामना करूंगा। फिर हम सेंकु को देखते हैं और वो ज़ेनो का मैसेज पढ़ रहा होता है, जिसमें ज़ेनो कहता है कि अगर तुम रॉकेट के अंदर के चेंबर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखो तो तुम अपने होममेड रॉकेट में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स रख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि सेंकु अपना सामान पैक करके कहीं जा रहा होता है। तो टाइजू उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं बस अफ्रीका जा रहा हूँ। तो टाइजू चौंक जाता है। फिर हम सेंकु के डैड को देखते हैं और वो एक लेडी से जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है, और मन में सोचते हैं कि वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है। फिर वो उस लेडी से कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम सेंकु है,
और ये बात ज़ेनो सुन लेता है। फिर हम सेंकू को देखते हैं और ज़ेनो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर उसके डैड वहां आ जाते हैं तो ज़ेनो वहां से चला जाता है और फिर हम सेंकू को एक प्लेन में वापस जाते हुए देखते हैं। फिर हम पूरी ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन से एक रात पहले का सीन देखते हैं और सेंकू पत्थर बने हुए स्वेलोज को स्टडी कर रहा होता है। फिर हम ज़ेनो को एक साइंटिस्ट के साथ देखते हैं। वो उससे कहता है कि सोशल मीडिया पोस्ट और स्वेलोज की पॉपुलेशन का आपस में मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये मानना सेफ रहेगा कि ये असली स्वेलोज हैं जो पत्थर के बन गए हैं। वो साइंटिस्ट ज़ेनो से कहता है कि मेरे जैसे बूढ़े लोग मुश्किल से ही स्मार्टफोन यूज कर पाते हैं, तो इस तरह की साइंस नए लोगों का गेम है। तो ज़ेनो उससे कहता है कि वो मैं नहीं था, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसने ये डाटा एनालिसिस पोस्ट किया है। फिर हम कुछ रिसर्चर्स को स्वेलोज को कलेक्ट करते हुए देखते हैं। फिर वो अपनी लैब में उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। वो देखते हैं कि उनके अंदर के पार्ट बिल्कुल सेम है और वो किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ नाइट्रिक एसिड से वो हल्का सा रिएक्ट कर रही हैं। वो यूवी रेडिएशन से भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं कि हम इसकी बनावट को समझ नहीं पा रहे। फिर वो डॉक्टर ज़ेनो को फोन करके उनकी हेल्प मांगते हैं। फिर हम सेंकू को देखते हैं जो उस पत्थर के स्वेलो को बाथटब में डाल देता है और कहता है कि ये पानी में डूब रहा है लेकिन ये पत्थर से थोड़ा हल्का है, शायद ये पमिस की तरह एक पोरस रॉक है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां सेंकू अपने स्कूल की लैब में होता है और प्लास्टिक बोतल की कैप से गैसोलीन बनाने की बात करता है। फिर वो कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या ये स्वेलो स्टैचू का पंख काम करता है या नहीं। फिर टैजू लैब में आ जाता है और सेंकू से कहता है कि मैं यूजुरिया को अपनी फीलिंग्स बताने वाला हूँ। तो वो कहता है कि ये सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये बोलते बोलते वो गैसोलीन बना लेता है और बोलता है कि अब इसको एक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन में डालना है और उसका कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बता सकता है। फिर हम काफी सारे लोगों को देखते हैं और स्टैनली भी वहां होता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि आज DARPA का टेक डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम यानी कि स्पेशल फोर्सेस को इनविटेशन क्यों मिला। तो ज़ेनो उसे स्वेलो का स्टैचू दिखाकर कहता है कि एक अननोन वेपन से सिर्फ डराने के लिए एक अटैक या फिर किसी दूसरे देश से हमला। तो एक आदमी आकर उससे कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है और आप इसे इन लोगों को नहीं दिखा सकते। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी इसे कल पब्लिक को बता दिया जाएगा। फिर ज़ेनो बाकी सबको टैबलेट में एक डाटा एनालिसिस दिखाता है और कहता है कि ये इसकी ब्रेन वेव्स हैं, मतलब ये स्टैचू अभी जिंदा है। बाकी सभी स्टैचूज की ब्रेन वेव्स धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन ये वाला अलग है। तो स्टैनली कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि उस वेपन से अटैक होने पर भी चांस है कि तुम वापस आ सकते हो। फिर हम लूना को देखते हैं और कार्लोस उसे एक रिंग देता है। तभी वो एक लाइट को देखती है और हम देखते हैं कि वो पेट्रिफिकेशन वाली ग्रीन लाइट ही होती है। स्टैनली उन सबसे कहता है कि हम पेट्रिफिकेशन से बच नहीं सकते, लेकिन तुम्हें अपने आप को जगा कर रखना है। और फिर सभी लोग पत्थर के बन जाते हैं। फिर लोना अपने मन में कहती है कि मुझे तो एक कैपेबल मैन को डेट करना था और मैं सिंगल नहीं मरना चाहती। उस सोल्जर ने जगे रहने को बोला था तो मैं जागी रहूंगी। फिर हम स्टैनली को देखते हैं और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी स्नाइपिंग प्रैक्टिस के लिए काफी दिनों तक जगे रहने की आदत है। फिर हम 3700 ईयर्स के बाद का सीन देखते हैं जहां ज़ेनो कहता है कि पिनेकल नेशनल पार्क जहां हम थे वहां काफी सारी सल्पीटर केव्स हैं, मतलब वहां जरूर नाइट्रिक एसिड होगा। मुझे नहीं पता कि वो अच्छा है या बुरा, लेकिन वो यहाँ पर सड़ने से तो अच्छा ही है। फिर हम सेंकू को देखते हैं जहां वो सेकंड्स को काउंट कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैं जगा रहा तो मेरे पास दोबारा से अवेकन होने का चांस है। फिर हम ज़ेनो को देखते हैं, वो कहता है कि अगर मैं किसी तरह उठ गया तो मुझे येलो डैंड कॉर्न की जरूरत होगी, जिससे मैं जानवरों के लिए खाना और फ्यूल बना पाऊंगा। वेस्ट कोस्ट कॉर्न बेल्ट में एक लोकेशन है जहां मुझे कॉर्न मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि बोलते बोलते वो दोनों एक साथ रिवाइव हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 7 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।